स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधि कक्षा में। वेलकम एवरीवन टू आवर YouTube चैनल विधि कक्षा। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 9 से सीआरपीसी के एंड इसके पहले हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 सीआरपीसी को अपने दो वीडियोस में कवर कर रखा है, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 सीआरपीसी का, जो कि है कोर्ट ऑफ सेशंस के बारे में। इसका सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग द स्टेट गवर्नमेंट शैल establish a court of session for every sessions division। जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब यहाँ पे ये वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिएगा कि यहाँ पे है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन, जिसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरीली एक कोर्ट ऑफ सेशन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा हर सेशंस डिवीजन में। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की विल पर नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी है, सीआरपीसी मैंडेटरी कर रही है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक कोर्ट ऑफ सेशन बनाना ही पड़ेगा हर सेशंस डिवीजन में। मतलब एक सेशन डिवीजन के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशंस। इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए, एग्जांपल देखते हैं। ये भोपाल का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है। अगर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा हो तो ये जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल लिखा है इस बिल्डिंग के ऊपर। अब ये पूरी बिल्डिंग है जहाँ पे पूरा, जिसको कि हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कहते हैं, यहाँ पे भोपाल का पूरा कोर्ट चलता है। ठीक है। अब इस कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, या फिर ये कह लीजिए कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एमपी है, एमपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसके पास पावर है इस कोर्ट ऑफ सेशन को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है। अब पूरे के पूरे भोपाल डिवीजन में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट होगा भोपाल का, जो कि है ये। एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट भोपाल में या भोपाल डिवीजन के लिए नहीं होगा, सिर्फ एक होगा। ठीक है। अब चलते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ कि एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि हर कोर्ट ऑफ सेशन में एक जज प्रिसाइड करेगा, एक प्रिसाइडिंग जज होगा, जिसको कि अपॉइंट करा जाएगा, टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, जिसको कि हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। अब यहाँ चलते हैं, देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये मानिए कि ये प्रिसाइडिंग जज हैं भोपाल के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यही ये जो जज साहब हैं, है ना, ये जब सिविल के मामले सुनेंगे तब इनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा, और जब ये क्रिमिनल के मामले सुनेंगे तब ये सेशंस जज होंगे। आदमी एक ही है, ये पर्सन एक ही है, बस ये है कि जैसे जैसे जब जब वो मामले सुनते हैं, उस उसके हिसाब से वो डिस्ट्रिक्ट जज या सेशंस जज में उनका जो पोजीशन है, बस वो चेंज होती है। अदरवाइज जो पर्सन है वो एक ही रहता है, जिसको कि हम जो प्रिसाइडिंग जज होता है उनको हम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बोलते हैं। कहीं कहीं पे इनको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज भी बोला जाता है, और कहीं कहीं पे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बोला जाता है। ठीक है। अब इनको अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? इनको अपॉइंट करने की पावर है हाई कोर्ट के पास। ये हाई कोर्ट है एमपी का, और ये जबलपुर सीट है। जबलपुर सीट जो है वो प्रिंसिपल सीट कहलाती है। तो ये जबलपुर हाई कोर्ट की फोटो है। एंड अब एमपी हाई कोर्ट के पास पावर है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को अपॉइंट करने की। अब भोपाल के जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं, उनको करा अपॉइंट किसने? एमपी हाई कोर्ट ने। वो यहाँ पे ये दे रखा है मैंने, सिर्फ समझने के लिए आपके लिए। ठीक है। अब चलते हैं सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि द हाई कोर्ट में, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मे, also appoint additional sessions judge and assistant sessions judge to exercise jurisdiction in a court of session। अब हाई कोर्ट की ये विल पे डिपेंड करता है कि वो उसको एडिशनल सेशंस जज अपॉइंट करना है या नहीं करना है, या असिस्टेंट सेशंस जज अपॉइंट करना है किसी एक कोर्ट ऑफ सेशन के लिए या नहीं करना है। अब सबसेक्शन 3 में असिस्टेंट एंड एडिशनल सेशंस जज के लिए तो लिखा है मे, जबकि सबसेक्शन 2 में हमने देखा कि
जो प्रिसाइडिंग जज है किसी कोर्ट ऑफ सेशंस का, मतलब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के लिए लिखा है वर्ड शैल, मतलब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज या जो प्रिसाइडिंग जज है उसको तो अपॉइंट करने के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो शैल है, मतलब वो मैंडेटरी है कि हाई कोर्ट को इनको तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। लेकिन एडिशनल सेशंस जज या असिस्टेंट सेशंस जज के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है मे। दैट मीन्स कोई कंपल्शन नहीं है कि एडिशनल सेशंस जज या असिस्टेंट सेशंस जज को अपॉइंट करा ही जाए हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि हायरार्की वाइज सबसे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज में सबसे जो टॉप पोजीशन है वो होती है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की। ठीक है। और अब एडमिनिस्ट्रेटिवली इनसे जूनियर देखा जाए तो होते हैं एडिशनल सेशंस जजेस। ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा एडिशनल सेशंस जजेस होते हैं। ठीक है। एंड फिर और एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर जूनियर देखा जाए तो वो होते हैं फिर असिस्टेंट सेशंस जजेस। अब सीआरपीसी में एडिशनल सेशंस जजेस एंड असिस्टेंट सेशंस जजेस की पावर में अंतर है कि कितने साल की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं नहीं दे सकते, वो हम जब आगे जाएंगे हम तब देखेंगे उसको। ठीक है। अदरवाइज एडिशनल सेशंस जज एंड असिस्टेंट सेशंस जजेस में एक तो एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट, मतलब जो असिस्टेंट सेशंस जज हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट होते हैं एडिशनल सेशंस वो जजेस के, एंड उनके पास पावर कम भी होती है एज कंपैरेटिव टू एडिशनल सेशंस जजेस। लेकिन एडिशनल सेशंस जजेस एंड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो होते हैं इनके बीच में सीआरपीसी में एज सच पावर्स वाइज कोई भी अंतर नहीं है। जितने साल की सजा एडिशनल सेशंस जज दे सकते हैं उतने ही साल की सजा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज दे सकते हैं। बस अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है एडमिनिस्ट्रेशन वाइज कि पूरा जो भी कोर्ट ऑफ सेशंस है उसमें जो हेड कहे जाएंगे वो कहे जाएंगे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। ठीक है। अब एमपी हाई कोर्ट की हमने बात करी है तो एक एमपी सिविल जज से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि एमपी हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट कहाँ है? तो वो जबलपुर है। एंड उसकी कितनी बेंचेस हैं? तो उसकी दो बेंचेस हैं, एक ग्वालियर है एक इंदौर है। ठीक है। मतलब एमपी हाई कोर्ट टोटल 3 जगह कायदे से चलता है। ठीक। अब चलिए वापस चलते हैं सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि द सेशंस जज ऑफ वन सेशंस डिवीजन मे बी अपॉइंटेड। यहाँ पे दोबारा वर्ड जो यूज हुआ है वो हुआ है मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एन to be also an additional sessions judge of another division, and in such case he may sit for disposal of cases at such place or places in other division as the high court may direct। अब ये क्या कहना चाह रहा है सबसेक्शन 4 कि जो सेशंस जज है किसी एक सेशंस डिवीजन का, ठीक है, उसको हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है एज एडिशनल सेशंस जज किसी और डिवीजन का। यहाँ पे लिखा है ना ऑफ अनदर डिवीजन। ठीक है। अब सपोज ये वाले जो जज साहब हैं ये प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं भोपाल के। अब अगर हाई कोर्ट चाहे, अगर एमपी हाई कोर्ट चाहे तो एमपी हाई कोर्ट इनको किसी और सेशंस डिवीजन का, अब सपोज मान लीजिए इंदौर भी एक सेशंस डिवीजन है। ठीक है। अब इनको इंदौर सेशंस डिवीजन का एडिशनल सेशंस जज भी बनाया जा सकता है अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि ये जरूरी है तो। ठीक है। and in such cases he may sit for disposal of cases at such places or places in other division as the high court may direct। अब वो दूसरी जगह पर केस के डिस्पोजल के लिए कब बैठेंगे? जब हाई कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगा या फिर जैसा भी हाई कोर्ट कोई प्लान बनाएगा कि जैसे आप महीने में 10 दिन आप अपने जो वो दूसरा जो डिवीजन है आपका आप वहां बैठ लीजिए और 20 दिन आप यहाँ बैठ लीजिए जहाँ के आप सेशंस वो जज हैं। तो वो जैसा भी हाई कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगा, यहाँ पे ये चीज नोट कर लीजिएगा कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही सेशंस जज जो हैं वो अपनी सीट फिक्स करेंगे कितने कितने दिन के लिए या जैसे भी हाई कोर्ट चाहे वैसे। ठीक है। सबसेक्शन 5 देखिए क्या कहता है कि वेयर द ऑफिस ऑफ सेशंस जज इज वैकेंट। अब यहाँ पे इस वर्ड को अंडरलाइन करिएगा, यहाँ पे वर्ड मेंशन हो रहा है वैकेंट। वहीं आप जब आप सेक्शन 10 पढ़ेंगे तब वहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वो एब्सेंस हुआ है। तो इन दोनों वर्ड्स में अंतर है।
देखते हैं पहले आगे ये क्या कह रहा है सबसेक्शन 5, फिर इन दोनों वर्ड्स में अंतर देखेंगे। द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। यहाँ पे ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिएगा। विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशंस जज, और if there be no additional or assistant session judge by a chief judicial magistrate in the sessions division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application। अब सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है कि जहां पे भी ऑफिस ऑफ सेशंस जज वैकेंट हो जाता है। अब वैकेंट कोई ऑफिस कब होता है, जब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लें कि किसी डिस्ट्रिक्ट के या किसी सेशंस के जो सेशंस जज हैं उनकी डेथ हो जाती है सडनली। अब सडन जब डेथ हो जाती है तो वो जो भी कोई भी केस या कोई भी अर्जेंट एप्लीकेशन जो भी उनके कोर्ट में पेंडिंग होगी उस तारीख को, ठीक है। अब चूंकि उसका डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अर्जेंट है ना, तो हाई कोर्ट के पास फिर ये पावर है। सीआरपीसी हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगा वो वाली अर्जेंट एप्लीकेशन को के डिस्पोजल के लिए एडिशनल या असिस्टेंट सेशंस जज द्वारा। फिर जो भी एडिशनल या असिस्टेंट सेशंस जज होंगे, जो भी हाई कोर्ट को लगेगा कि साहब ये कॉम्पिटेंट है या फिर ये इस एप्लीकेशन का डिस्पोजल इनसे करवाना चाहिए, तो वो हाई कोर्ट उनके पास ट्रांसफर कर देगा वो अर्जेंट एप्लीकेशन को। एंड अगर कोई एडिशनल या सेशंस जज अवेलेबल नहीं है या हाई कोर्ट ने अपॉइंट नहीं करा है, क्योंकि एडिशनल या असिस्टेंट सेशंस जज का अपॉइंटमेंट तो मैंडेटरी नहीं है, जो अपन ने सबसेक्शन 3 में पढ़ा ना कि द हाई कोर्ट मे आल्सो अपॉइंट। अब एडिशनल असिस्टेंट सेशन जजेस का तो अपॉइंटमेंट भी कंपलसरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। तो अगर कोई एडिशनल या सेशंस जज अपॉइंट नहीं हुआ है तो फिर वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे वो अर्जेंट एप्लीकेशन डिस्पोजल के लिए, जो कि उसी सेशंस डिवीजन के होंगे। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि किसी और सेशन डिवीजन वाले को हम नहीं, वो जो हाई कोर्ट है वो नहीं भेज सकते एप्लीकेशन, वो उसी सेशन डिवीजन के एडिशनल या असिस्टेंट सेशंस जज को, या अगर वो दोनों अवेलेबल नहीं है तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं। एंड फिर क्या माना जाएगा, एक और चीज जो है कि ऐसा हर जज या मैजिस्ट्रेट के पास पावर होगी या एंड जुरिस्डिक्शन होगा डील करने के लिए ऐसी किसी भी एप्लीकेशन को। ठीक है, आइए देखते हैं सबसेक्शन 6। द कोर्ट ऑफ सेशन शैल, अब यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है शैल। ये शैल और मे का बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि प्री में वो उनको बस इतना लिखना होगा कि सबसेक्शन की सेक्शन 9 के सबसेक्शन 6 में बस आपको एक ऐसा लिख के दे देंगे कोई भी लाइन, और फिर उसमें दो ऑप्शन दे देंगे कि शैल लिखा है या मे लिखा है, या फिर वो तीसरा कुछ और वो डाल देंगे एंड चौथा नन ऑफ द अबव डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि अब यहाँ पे क्या लिखा है कि द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरीली होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। यहाँ पे रुकते हैं अपन। अब यहाँ ये क्या कह रहा है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो ऑर्डिनरीली वहीं बैठेगा, या कोई एक प्लेस होगी तो वहीं बैठेगा, या फिर अगर दो जगह बैठता होगा तो वहीं बैठेगा जहां पे कि हाई कोर्ट ने अपने नोटिफिकेशन द्वारा स्पेसिफाई कर रखा हो ऑलरेडी कि भाई ये कोर्ट ऑफ सेशन है, ये इस जगह बैठेगा, ये इस शहर में इस जगह बैठेगा। ठीक है, बट लेकिन इफ इन एनी पर्टिकुलर केस, किसी भी पर्टिकुलर केस में जो कोर्ट ऑफ सेशन है इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट will tend to general convenience of the parties and witnesses। अब कोर्ट ऑफ सेशंस को जहां लगेगा या कोर्ट ऑफ सेशन की ओपिनियन में अगर कोई जनरल कन्वीनियंस होगी पार्टीज की एंड विटनेसेस की जो किसी पर्टिकुलर केस से संबंधित होंगे, कि टू होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी अदर प्लेस, कि भाई अब कोई पार्टी है या कोई विटनेस है, अब उसको कन्वीनियंट हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ इशू है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू है या कोई ऐसा इशू है जिसके चलते कि कोर्ट ऑफ सेशन जहां बैठता है ऑर्डिनरीली वहां ना बैठ के कहीं और अगर बैठेगा तो पार्टीज को एंड विटनेसेस को ज्यादा कन्वीनियंट होगा उस सेशन डिवीजन में ही। ठीक है, तो क्या लिखा है आगे कि इट मे। अब यहाँ पे भी कोई कंपल्शन नहीं है, अब यहाँ पे भी मे लिखा है। अब ये भी कोर्ट ऑफ सेशंस के ऊपर ही है, ये भी विल पे है कोर्ट ऑफ सेशंस के।
विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड। प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज की कंसेंट के साथ ही हमेशा ये काम होगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट ऑफ सेशंस को लगा कि भाई पार्टीज की या विटनेसेस की यहाँ आने में कन्वीनियंस नहीं है या उनको यहाँ कन्वीनियंट नहीं होगा तो वो उठ के चल देगा, नहीं। पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी किसकी, प्रोसिक्यूशन की एंड अक्यूज्ड की, टू सिट एट अ प्लेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस और एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेसेस और विटनेसेस देयरइन। ठीक है, पूरे केस के डिस्पोजल के लिए या फिर किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए ही सही, वो कोर्ट वहां से उठकर अपने ही डिवीजन में किसी और जगह पर जाके बैठ सकता है। ये जो सबसेक्शन 6 है ना, इसका एक जो कनेक्शन, एक जो हम इसको जो कनेक्ट कर सकते हैं ना, जब इंदिरा गांधी का जब मर्डर हुआ था तो जो केस था वो केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, उस टाइम पर कोर्ट ऑफ सेशंस जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर बैठा था। मतलब जो जज साहब थे कोर्ट ऑफ सेशंस के, जो जज थे वो अब जो नॉर्मल जहां पर कोर्ट ऑफ सेशंस लगता है वहां ना बैठकर वो तिहाड़ जेल में बैठते थे एंड वहीं पूरी ट्रायल हुई है। ठीक है, क्योंकि वो पावर दी सेक्शन 9 सबसेक्शन 6 ने कोर्ट को, और कोर्ट ने उसको यूज किया। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ अ पर्सन बाय द गवर्नमेंट टू एनी सर्विस। अब यहाँ पे वर्ड है एनी सर्विस। ठीक है, or post in connection with the affairs of the union or of a state where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by the government। अब यहाँ पर जो वर्ड अपॉइंटमेंट यूज हुआ है ना, अपॉइंटमेंट में फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन, इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। ठीक है, जो कि किसके रिलेशन में होगा, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट के रिलेशन में होगा, किसी भी सर्विस में हो, या फिर जो भी पोस्ट होगी ना जिसका कि कनेक्शन किससे होगा, अफेयर्स, यूनियन अफेयर से या स्टेट अफेयर से होगा, है ना, उसके लिए, या ऐसे किसी भी लॉ में जहां पे ऐसा कोई अपॉइंटमेंट जो है या पोस्टिंग या प्रमोशन गवर्नमेंट के द्वारा होना होगा, तो वहां पे ये वाला अपॉइंटमेंट नहीं, जो वर्ड है अपॉइंटमेंट, वहां पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन के तौर पर यूज नहीं होगा। वो रेगुलर अपॉइंटमेंट की तरह पे यूज होगा, ना कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट। सपोज अब ट्रांसफर होके या फिर कोई जज है जिनका ट्रांसफर होना है, और ट्रांसफर होने के बाद फिर जब वो अपॉइंट करे जाएंगे किसी डिवीजन के प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, वहां पे ये जो वर्ड अपॉइंटमेंट वो लागू होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सेक्शन 10 पे, जो कि बात कर रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशंस जजेस। इसका सबसेक्शन 1 देखते हैं क्या कह रहा है। ऑल असिस्टेंट सेशंस जजेस शैल बी, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है शैल बी, सबऑर्डिनेट टू द सेशंस जज इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन। ठीक है, अब यहाँ जो अपन ने देखा था, एक मिनट, इसका ये वाला जो देखा था ना, अब जितने भी असिस्टेंट सेशंस जजेस होंगे भोपाल डिवीजन के, है ना, वो जो कि भोपाल कोर्ट ऑफ सेशंस में काम कर रहे होंगे, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, वो सबऑर्डिनेट होंगे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के, जो कि भोपाल के होंगे। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि द सेशंस जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स consistent with this code as to the distribution of businesses among such assistant sessions judges। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जो भी सेशंस जज होंगे ना, वो बना सकते हैं अगर चाहें तो टाइम टू टाइम ऐसे रूल्स जो कि इस कोड से कंसिस्टेंट हो, मतलब इस कोड के अगेंस्ट ना हो, सीआरपीसी के किसके रिगार्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के रिकॉर्ड के रिगार्डिंग, किसके लिए, असिस्टेंट सेशंस जजेस के लिए। मतलब असिस्टेंट सेशंस जजेस में जो भी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सेशंस जज वो उस वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना रूल्स बना सकते हैं। यहाँ पे रूल मेकिंग पावर है किसकी, सेशंस जज की। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सब की सेक्शन 10 में रूल मेकिंग पावर कहाँ है, तो रूल मेकिंग पावर सबसेक्शन 2 में है। ठीक है, सबसेक्शन 3 पे चलते हैं। द असिस्टेंट सेशंस जज में ऑल्सो मेक प्रोविजंस फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे भी जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है मे, of any urgent application in the event of his absence
अब इन द इवेंट ऑफ एब्सेंस है और इनेबिलिटी टू एक्ट बाय एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। अब अपन ने यहाँ पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 में जो वर्ड जो यूज करा है जो सीआरपीसी ने, वो है इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस और इनेबिलिटी टू एक्ट। ठीक है, जबकि सेक्शन 9 में इसके पहले हमने क्या देखा था, जो वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 9 में, वो वर्ड यूज हुआ है वैकेंसी या वैकेंट, सॉरी, हाँ, जो वर्ड यूज हुआ है ना, वो ये देखिए, वो ये वर्ड यूज हुआ है वैकेंट। ठीक है, सब सेक्शन 5 में सेक्शन 9 के वर्ड यूज हुआ है वैकेंट। अब जब वैकेंसी होगी, जब सीट, जब ऑफिस जब वैकेंट हो जाएगा, तब तो हाई कोर्ट लेगा डिसीजन किसी भी अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए। ठीक है, एंड जब सेशंस जज की जब एब्सेंस होगी, या उनको पहले से पता है कि भाई इस महीने की इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, ठीक है, वो कोर्ट नहीं आने वाले हैं, या कुछ उनको काम है, या जिस भी वजह से, है ना, उनकी एब्सेंस है कोर्ट में, सीट वेकेंट नहीं हुई है सेशंस जज की, यहाँ पे बस एब्सेंस है सेशंस जज की, या फिर किसी काम की वजह से वो अनेबल है अपनी पोस्ट पे एक्ट करने के लिए, जो कि सेशंस जज की सीट है उस पर एक्ट करने के लिए। ठीक है, तब उस केस में सेशंस जज खुद प्रोविजन कर सकते हैं, किस चीज के लिए, डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन, किसके द्वारा होगी वो, एडिशनल या असिस्टेंट सेशंस जज के द्वारा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास नहीं है, वो सेशंस जज के पास है। किसी भी अर्जेंट एप्लीकेशन की डिस्पोजल के लिए वो किसी एडिशनल या असिस्टेंट सेशंस जज को एम्पावर कर सकते हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। एंड इफ देयर बी नो एडिशनल और असिस्टेंट वो सेशंस जज, अब अगर वहां पर कोई भी एडिशनल या असिस्टेंट सेशंस जज का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तब उस केस में जो डिस्पोजल होगा वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा होगा। एंड अब ऐसा हर जज या मैजिस्ट्रेट के पास माना जाएगा कि वो जुरिस्डिक्शन है उस अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल से डील करने के लिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 बात कर रहा है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की। ठीक है, अब इसका सब सेक्शन 1 देखते हैं क्या कह रहा है, कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में, नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, जिसको कि बस मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होना चाहिए, देयर शैल बी established as many courts of judicial magistrates of the first class and of second class, and at such places as the state government may after consultation। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। कोर्ट ऑफ सेशंस जो था, ठीक है, वो आफ्टर कंसल्टेशन नहीं था हाई कोर्ट से। अगर हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे ना, तो सेक्शन 9 क्या कह रहा है, उसका सब सेक्शन 1, कि स्टेट गवर्नमेंट शाल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशंस फॉर एवरी सेशन डिवीजन। ठीक है, वहां पे कहीं भी हाई कोर्ट से कंसल्टेशन का वर्ड यूज नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के केसेस में ये प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि जो भी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को स्टैब्लिश करा जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करा जाएगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, जो भी उस जगह का प्रॉपर हाई कोर्ट होगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं, देखिए, अब ये है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमारा फर्स्ट क्लास, और ये हमारा रहा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और ये हमारा रहा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, अब इन दोनों को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, अब अगर हमें इन दोनों कोर्ट्स को स्टैब्लिश करना है ना, तो उसके लिए हमें लगेगा क्या, हमें लगेगी अथॉरिटी, जो कि होगी किसके पास, जो कि होगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब यहाँ पे ये अथॉरिटी हो गई हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है, अथॉरिटी तो है स्टेट गवर्नमेंट के पास, पर स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा किससे, हाई कोर्ट से। अब यहाँ पे लिखा भी है ना, कि स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा हाई कोर्ट से, और फिर नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगी कि भाई यहाँ यहाँ जो है जो भी कोर्ट ऑफ
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास होंगे वो सेटअप करे जाएंगे। अब देखिए इसका प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट स्टैब्लिश for any local area one or more special courts of judicial magistrate of the first class or second class to try any particular case or particular class of cases, and where any such special court is established, no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such special court of judicial magistrate has been established. एक प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास एक और पावर है, क्या, कि भाई वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद स्टैब्लिश कर सकती है कौन से कोर्ट्स, किसी लोकल एरिया में जिनको कि स्पेशल कोर्ट्स का दर्जा प्राप्त होगा, और वो कोर्ट्स किसके होंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के होंगे एंड सेकंड क्लास के होंगे। ठीक है, और कौन से केसेस को ट्राई करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर केस होगा या कोई भी क्लासेस ऑफ केसेस जो भी कोई पर्टिकुलर होंगे ना, उनको वो पर्टिकुलर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या तो फर्स्ट क्लास या तो सेकंड क्लास वही ट्राई करेंगे, और कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उन केसेस को उस एरिया में ट्राई नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे कि हम देखते हैं रेलवे मैजिस्ट्रेट या किसी भी स्पेशल लॉ में, जैसे या जो भी कोई हमारे जितने भी ये एनडीपीएस वाले मैटर्स हैं जो भी हैं, तो इन सब किसी भी मैटर में वो स्टेट गवर्नमेंट की विल पे है कि स्टेट गवर्नमेंट कौन से ऐसे केसेस को पर्टिकुलर चुनती है जिसके लिए वो स्पेशल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए प्रोविजन अपने आप बनाए। स्टेट गवर्नमेंट को करना कुछ नहीं है, बस उनको ऐसे जो भी मामले होते हैं उनको चिन्हित करना रहता है एंड हाई कोर्ट की कंसल्टेशन चाहिए रहती है, और हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद आप ऐसा कोई भी स्पेशल कोर्ट आप सेटअप कर सकते हो कोई भी पर्टिकुलर एक केस के लिए या फिर कोई भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए। ठीक है, अब सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 देखते हैं क्या कह रहा है। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा ना किसी भी ऐसे कोर्ट का, ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अब यहाँ पे भी वर्ड है शैल। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो भी ऐसे कोर्ट्स के होंगे उन सबको अपॉइंट कौन करेगा, उन सबको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ठीक, सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है देखते हैं कि द हाई कोर्ट में whenever it appears to it to be expedient or necessary confer the powers of a judicial magistrate of the first class or of a second class on any member of judicial services of the state functioning as a judge in a civil court। अब सबसेक्शन 3 क्या कहना चाह रहा है कि हाई कोर्ट के पास एक पावर ये भी है कि जब भी हाई कोर्ट को ऐसा लगेगा या जब भी ऐसी जरूरत कोई पड़ेगी, तब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी जज जो कि सिविल कोर्ट का होगा उसके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसको कि हम जेएमएफसी बोलते हैं, या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ अ सेकंड क्लास की पावर वो उस सिविल कोर्ट के जज को दे सकता है कि भाई अब आप सिविल कोर्ट के जज होने के साथ साथ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर भी रखो, और आप ये वाले भी केसेस आपको ट्राई करने हैं। तो ये हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 12 की तरफ। सेक्शन 12 क्या कह रहा है, किसके बारे में है, सेक्शन 12 है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक्सेट्रा। ये वर्ड मत भूलिएगा, यहाँ पे देखिए एक्सेट्रा भी लिखा है। कभी कभी हमको लगता है कि सेक्शन 12 जो है वो सिर्फ सीजेएम एंड एडिशनल सीजेएम के बारे में ही बात कर रहा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सबसेक्शन 1 इसका कह रहा है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में या हर डिस्ट्रिक्ट में, नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होना चाहिए, द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे दोबारा जो वर्ड यूज हुआ है वो शैल हुआ है, मतलब कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास पावर है और उसको मैंडेटरीली अपॉइंट करना ही पड़ेगा एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एज अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एक जिले में, जिसका मतलब है एक जिले में एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा ही होगा, एंड हाई कोर्ट को उसको मैंडेटरीली अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। ठीक है, अब ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को मैंडेटरीली अपॉइंट किसने करा, हाई कोर्ट ने करा। ठीक है, एंड अगर आप हायरार्की वाइज देखें
तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट्स की क्लास में सीनियर मोस्ट मैजिस्ट्रेट होता है, या फिर ये कह लीजिए कि प्रिसाइडिंग मैजिस्ट्रेट्स होता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में। मतलब जो सबसे सीनियर मैजिस्ट्रेट होगा, जो भी सबसे सीनियर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है ना फर्स्ट क्लास का, उसको हाई कोर्ट बना देता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोई अलग से पोजीशन नहीं है, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बेसिकली फर्स्ट क्लास ही होते हैं, बस उनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, चलिए सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है देखते हैं कि द हाई कोर्ट में, अब यहाँ पे वर्ड है मे, अपॉइंट एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, and such magistrate shall have all or any of the powers of a chief judicial magistrate under this code or under any other law for the time being in force as the high court may direct. अब यहाँ पे एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए फिर वही चीज है जो कि वहां पे एडिशनल सेशंस जज या असिस्टेंट सेशंस जज के लिए थी। क्या कि कोई मैंडेटरी या कोई कंपल्शन नहीं है कि हाई कोर्ट को अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हाई कोर्ट के विल पे है कि अगर हाई कोर्ट को लगे तो हाई कोर्ट किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना सकता है, एंड उस एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ना वो सारी पावर्स होंगी जो कि एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास होती हैं सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, सीआरपीसी के अंडर। ठीक, अब सबसेक्शन 3 देखिए, इसका क्लॉज ए है कि द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट, यहाँ पे अब हाई कोर्ट डेजिग्नेट करेगा और वो भी कंपल्सन नहीं क्योंकि वर्ड आगे मेंशन है मे, एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज ओकेजन रिक्वायर्स। अब यहाँ पर हाई कोर्ट के पास एक और पावर वो दे दी सीआरपीसी ने, वो क्या दे दी कि जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा किसी एक सब डिवीजन का, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो भी सब डिवीजन का एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा उसको हाई कोर्ट डेजिग्नेट कर देगा या उसको बना देगा क्या, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट उसको बना देगा, एक मिनट जरा यहाँ पे ये यहाँ पे हाई कोर्ट उसको बना देगा सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे बस डेजिग्नेशन देगा, अब यहाँ पे वर्ड अपॉइंट यूज नहीं करा गया है, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज नोट भी कर लीजिएगा कि सबसेक्शन 2 में हाई कोर्ट एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर रहा है, मतलब स्पेसिफिकली बकायदा एक अपॉइंटमेंट लेटर के तौर पर आएगा कि आप आज से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बजाय एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाएंगे। लेकिन सबसेक्शन 3 के क्लॉज ए में सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट नहीं करा जा रहा है, यहाँ पे सीआरपीसी ने स्पेसिफिकली वर्ड यूज करा है डेजिग्नेट है, यहाँ पे ये वर्ड है डेजिग्नेट है, ये डेजिग्नेट वर्ड है। ठीक है, इसको मैं इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब इसका देखिए क्लॉज बी क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट every subdivisional judicial magistrate shall also have and exercise such powers of supervision and control over the work of the judicial magistrates other than the additional chief judicial magistrate in the subdivision as the high court may by general or special order specify in this behalf। इसका मतलब एक जो जनरल कंट्रोल रहेगा ना डिवीजन के या जिले के सब जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके ऊपर रहेगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का एक जनरल कंट्रोल रहेगा, लेकिन सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का बस आप एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को छोड़ दो, बाकी उसके सब डिवीजन में जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स रहेंगे, ठीक है, उनका सुपरविजन कौन करेगा, वो करेगा सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड और उनके वर्क के ऊपर कंट्रोल कौन रखेगा, वो भी यही रखेगा सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसके एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अब सबसे अगर अपन मान के चलें कि एक जो सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन है ना चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनने के लिए, वो है कि आपको सबसे पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनना पड़ेगा। अगर आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं है,
दैट मीन्स अगर आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं, तब आप ना सीजेएम बन सकते हैं, ना एडिशनल सीजेएम बन सकते हैं, ना आप सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि भई आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पहले बनना पड़ेगा। अब हम देखें कि साहब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैसे बन रहा है कोई? तो आपका जो एग्ज़ाम होता है जिसको कि हम सिविल जज का एग्ज़ाम कहते हैं कभी, या जिसको कि हम महाराष्ट्र साइड में जेएमआईसी का एग्ज़ाम कहते हैं, ठीक है? तो जेएमआईसी के एग्ज़ाम या सिविल जज का जो एंट्री लेवल का जो एग्ज़ाम है ना, वो एग्ज़ाम पास कर आप किसी-किसी स्टेट्स में बनते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, एंड आप किसी-किसी स्टेट में वैसा ही एग्ज़ाम पास करके बनते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा हो गया, ठीक है? अब जब आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, तो अब जितनी भी आपकी जो भी जिस भी आप डिवीजन में होंगे और वहाँ पे हायरार्की वाइज़ जो भी सीनियर मोस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है? ये मैं एक कॉमन कांसेप्ट बता रहा हूँ। कुछ इससे किसी-किसी केसेस में अलग भी चीज़ हो सकती है, पर कॉमन सबसे कांसेप्ट यही है कि जो भी सीनियर मोस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है ना फर्स्ट क्लास का, उसको बना दिया जाता है, उसको अपॉइंट कर दिया जाता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जो भी सीनियर मोस्ट होगा, उसको बनाया जाएगा क्या? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस जिले का, ठीक है? अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो बना दिया आपने एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, ठीक है? यहाँ पे वो रहता जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही है, बस उसको उसकी सीआरपीसी के अंदर आप पावर्स बढ़ा देते हैं एज़ अ सीजेएम, एंड वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपीरियर हो जाता है बाकी सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से। इतना अंतर आता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अब जैसे अपन ने इसके पहले पढ़ा कि हाई कोर्ट के पास पावर है, क्या? अपॉइंट करने की एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी। अब वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से तो जूनियर रहेगा, ठीक है? वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से तो जूनियर है, ठीक है? लेकिन बाकी जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होंगे फर्स्ट क्लास से उनसे सीनियर होगा, मतलब सेकंड मोस्ट सीनियर, उसको हम बनाएँगे एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है? अब एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमने बना दिया, पर अब एक जिले में जहाँ पे सब डिविजन्स हैं, अब वहाँ पे सब डिवीजन में भी सपोज़ करिए कि 5-6 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स काम कर रहे हैं जो कि उनमें से जो कि 2-3 जो हैं वो फर्स्ट क्लास के हैं, ठीक है? अब उनमें से अगर हाई कोर्ट को लगता है, तो किसी एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ना वो क्या बना देंगे, वो बना देंगे सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। फिर उस सब डिवीजन में जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होंगे, उन पर सुपरविज़न किसका आ जाएगा? वो आ जाएगा सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का सुपरविज़न। लेकिन जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा ना, ठीक है? वो एज़ अ होल उसका जनरल कंट्रोल रहेगा अपने अंदर आने वाले सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऊपर, ठीक है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली सबसे सुपीरियर मैजिस्ट्रेट माने जाते हैं, ठीक? अब चलते हैं सेक्शन 13 की तरफ। सेक्शन 13 बात कर रहा है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की। स्पेशल अब इसका सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पे भी जो वर्ड है आपको जो याद रखना है वो है मे, यहाँ भी शैल नहीं है। इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred or conferable by or under this code on a judicial magistrate of the first class or of the second class in respect of a particular cases or to particular classes of cases in any local area not being a metropolitan area। इसका मतलब क्या कि अगर रिक्वेस्ट करी जाए किसकी तरफ से, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, किसको रिक्वेस्ट करी जाए, हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करी जाए, किस किस मैटर में, किस मामले में कि भाई किसी एक पर्सन के ऊपर जिसने कि कोई भी पोस्ट हेल्ड करी हो अंडर द गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है? वो सारी पावर्स उसको देने के लिए जो कि किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास
या सेकंड क्लास के पास हो किसी एक पर्टिकुलर केस में या एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस में, किसी भी एक लोकल एरिया के रिस्पेक्ट में, बशर्ते वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर केसेस में, किसी पर्टिकुलर केसेस में या कोई पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस में अगर सपोज कि बर्डन बहुत बढ़ रहा है जुडिशरी पे या कुछ हो रहा है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि भाई इनके फ्रीक्वेंट डिस्पोजल के लिए या कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, कोई अलग ही तरह के कोई केसेस सामने आ गए, ठीक है, और अब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि भाई इनके डिस्पोजल के लिए, है ना, हमें एक अलग से सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए हमें एक एक्स्ट्रा हमको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चाहिए, तो वो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमें ऐसे ऐसे इन इन पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए, है ना, आप एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दीजिए, जो कि इन केसेस को सुन ले और एक वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहेगा, तो एक टाइम पीरियड बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। अब मैं टाइम पीरियड वाली बात क्यों कर रहा हूँ, नीचे आते हैं, अपन देखते हैं, एक मिनट पहले इसका प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं कि प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन अनलेस ही possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the high court may by rules specify। अब ये नहीं कि साहब अगर आपको किसी को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाना हो तो आप किसी को भी बना दोगे जिसने कि किसी गवर्नमेंट के अंडर कोई पोस्ट हेल्ड करके रखी होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाई कोर्ट किसको बना सकता है? सिर्फ उसी आदमी को बना सकता है जिसके पास ऐसी क्वालिफिकेशन हो या ऐसा एक्सपीरियंस हो, किसके रिलेशन में? लीगल अफेयर्स के रिलेशन में, जैसा कि हाई कोर्ट ने अपने नियम बना के स्पेसिफाई कर रखा हो, सिर्फ उसी आदमी को बनाया जाएगा, अदरवाइज किसी को भी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं बना देंगे। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। कितने समय के लिए अपॉइंट उसको करा जाएगा? सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए किसी को भी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाएगा एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। अब यहाँ पर एक वर्ड है ये एट अ टाइम, मतलब एक बार जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए बनाया जा सकता है एक नोटिफिकेशन के द्वारा। अगर आपको दोबारा बनाना है तो दोबारा अगले साल के लिए आपको फिर एक नया नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि द हाई कोर्ट में एम्पावर अ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटसाइड हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। अब हाई कोर्ट उस स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ये भी पावर दे सकता है, अगर वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगा, उसको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की सारी पावर्स उसको मिल जाएंगी, ठीक है, और अगर उसको अपने लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर भी एक्ट करना पड़ जाए तो, और अगर उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तब वहां पे उसको हाई कोर्ट क्या कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की भी पावर्स दे सकता है। थोड़ा सा उसको समझने के लिए यहाँ भी अपन इसको भी रेफर कर सकते हैं, इस डायग्राम को, कि अब जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा ना, उस पे किस किस की पावर कन्फर करी जा सकती है? या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, जेएमएफसी हो, ठीक है, या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, ठीक है, इन दोनों में से किसी की भी पावर स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कन्फर करी जा सकती है। और इसका टाइम पीरियड भी यहाँ मेंशन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये 1 ईयर एट अ टाइम है, ठीक है, एक बार में 1 साल से ज्यादा के लिए कोई भी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं करा जा सकता। ठीक, अब यहाँ तक हमारा खत्म होता है सेक्शन हमारा 13। अब आइए चलते हैं सेक्शन 14 की तरफ। हाँ, ये बात कर रहा है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की। आइए क्या इसका सबसेक्शन 1 किस बारे में देखते हैं। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज within which the magistrates appointed under section 11 or under 13 may exercise all or any of the powers with which they may respectively be invested under this code। इसका क्या मतलब कि जो जनरल कंट्रोल होगा वो रहेगा हाई कोर्ट का, एंड उस जनरल कंट्रोल के बाद
जो सीजेएम होगा, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा ना, वो वक्त-वक्त पर क्या कर सकते हैं, वो लोकल एरिया को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए या स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए एंड वो ये भी बता सकते हैं कि भाई कौन सा मैजिस्ट्रेट कौन से एरिया में काम करेगा या कौन सा एरिया कौन से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अंडर आएगा। ठीक है? तो वो लोकल लिमिट्स को ये जो डिफाइन द लोकल लिमिट्स है ना, दैट मीन्स कि कौन सा मैजिस्ट्रेट कौन से लोकल एरिया में या उसके एरिया की लिमिट कितनी होगी, कितनी दूर तक उसका एरिया होगा, वो सब चीज़ें चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं जो डिस्टिंग्विश करेंगे या जो बताएँगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को या फिर जो हमारे सेक्शन 13 में है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को। ठीक है? अब यहाँ पे इसका प्रोवाइज़ो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विदिन द लोकल एरिया फॉर व्हिच इट इज एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पे मतलब देखिए यहाँ कहाँ अंतर आ गया। अपन ने जो कोर्ट ऑफ सेशंस वाली अभी जो बात पढ़ी थी ना कि जहाँ पर उसको हाई कोर्ट ऑर्डिनरीली स्पेसिफाई करेगा नोटिफिकेशन में कोर्ट ऑफ सेशंस को वहीं बैठना पड़ेगा। पर अब प्रोवाइज़ो में ये कह रहा है कि जो कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ना, वो कहीं भी अपने लोकल एरिया के अंदर अपने कोर्ट को होल्ड कर सकता है, मतलब वो ट्रायल कर सकता है अपने लोकल एरिया में कहीं भी। अभी लिखा है ना मे होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज एस्टैब्लिश्ड। जिस भी लोकल एरिया के लिए स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट स्टैब्लिश करा गया है, वो उस लोकल एरिया में कहीं भी बैठकर अपनी सुनवाई कर सकता है। ठीक है? ये अब यहाँ पे भी मे लिखा है, मतलब वो चाहे तो ऐसा कर सकता है और नहीं चाहे तो जहाँ पे उसकी जगह है ऑलरेडी वो वहाँ बैठ ले। ठीक? सबसेक्शन 2 में आते हैं। Except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and powers of every such magistrate shall extend throughout the district. सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो भी जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स होंगी ना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की, वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होंगी उनके पास, मतलब थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट्स वो अपनी पावर्स को या जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक? अब सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि where the local jurisdiction of a magistrate appointed under section 11, सेक्शन 11 के अंडर कौन से अपॉइंट हो रहे हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। और सेक्शन 13 में कौन अपॉइंट हो रहा है? सेक्शन 13 में अपॉइंट हो रहे हैं स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और सेक्शन 18, अब सेक्शन 18 में कौन अपॉइंट हो रहा है? सेक्शन 18 में अपॉइंट हो रहे हैं स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है? अब ये क्या कह रहे हैं? एक्सटेंड्स टू एन एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट और द मेट्रोपॉलिटन एरिया एज द केस मे बी इन विच ही ऑर्डिनरीली होल्ड्स कोर्ट। यहाँ पर अपन रुकते हैं और ये क्या कह रहा है समझते हैं। यहाँ पे सबसेक्शन 3 ये कहना चाह रहा है कि जहाँ भी जो लोकल जुरिस्डिक्शन होगा ना एक मैजिस्ट्रेट का, वो एक्सटेंड कर जाता है या उसको बढ़ा दिया जाता है उसके जिले के बाहर, मतलब एक लोकल जुरिस्डिक्शन में एक कोई मैजिस्ट्रेट काम कर रहा है एंड उसका वहीं पे वो जिला उसका खत्म हो जाता है, पर उसका जो लोकल वो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, मतलब वो अपने तो जिले में काम कर ही रहा है प्लस वो अपने जिले के उसका बाहर जो बाहर वाला भी जो एरिया है वो भी उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में डाल दिया जाता है, या जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो उसके जुरिस्डिक्शन में डाल दिया जाता है, वो उसके लोकल एरिया वाले जुरिस्डिक्शन में डाल दिया जाता है जहां पर वो ऑर्डिनरीली अपना कोर्ट होल्ड करता है। फिर इसके आगे क्या लिखा है? एनी रेफरेंस इन दिस कोड टू द कोर्ट ऑफ सेशन, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शैल in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be construed unless the context otherwise requires as a reference to court of session, chief judicial magistrate or chief metropolitan magistrate as the case may be, exercising jurisdiction in relation to the said district or metropolitan area। अब ये बहुत लंबा हो गया, समझ नहीं आया होगा आप लोग को। अब इसका जो सीधा सीधा मतलब है वो ये है कि अगर कोई भी एरिया को एक्सटेंड कर दिया जाता है, किसी भी लोकल एरिया को किसी जिले के बाहर। अब जिसका मतलब क्या हुआ कि जो मैजिस्ट्रेट एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा था अपने जिले के, वो
उसके जिले में प्लस उसके जिले के थोड़े से बाहर वाले एरिया को उसके लोकल वो जुरिस्डिक्शन में डाल दिया जाता है। अब उसका जो लोकल वो जुरिस्डिक्शन है वो क्या हो गया, एक खुद का जिला प्लस एक बगल वाले जिले का, उसके जो भी बगल से जो भी वो जिला होगा एक उसका थोड़ा सा एरिया। उस केस में जो जितना भी एक्स्ट्रा जो भी डिस्ट्रिक्ट का एरिया है जो दूसरी का वो ऐड हुआ ना, अब वहां के जो भी मैटर है वो कौन डील करेगा, जिसका अपन ने एरिया एक्सटेंड कराया है। इसीलिए तो उसका एरिया एक्सटेंड कराया ना कि भाई वो भी उसको कि ये वाला जो मजिस्ट्रेट है वो वाले वो जिले की भी उतने एरिया के केसेस ले ले। अब जब वो उतने एरिया के केसेस लेगा तो फिर जो सेशंस जज होगा या जो भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा ना दूसरे वाले जिले का, उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा इस जिले के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऊपर। भले ही वो उसके जिले का वो अपने अपना जिला प्लस किसी और वो जिले का काम कर रहा हो, लेकिन वो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा वो अपने ही जिले के जो उसका ओरिजिनल जो उसका जिला है जिसमें उसका लोकल जुरिस्डिक्शन है, वो उसी सेशंस जज एंड सीजेएम के अंडर काम करेगा और वहीं का सेशंस जज एंड सीजेएम उसका सुपीरियर होगा। ऐसा नहीं कि उसके दो-दो सेशंस जज एंड दो-दो सीजेएम उसके वो सुपीरियर हो जाए, नहीं। ऐसा नहीं होगा, जिसमें वो ओरिजिनली काम कर रहा था वहीं का सेशंस जज या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसका सुपीरियर कहलाएगा या वो उसके अंडर काम करता हुआ कहलाएगा। ठीक है? चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं अपना सेक्शन 14 तक एंड इसके आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो में सेक्शन 15 से एंड फिर आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल विधि कक्षा। थैंक्स अ लॉट।